हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोस्तों आपको आगामी रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या अन्य कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। तो ये अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पर उपस्थित होता है दोस्तों? तो ये जो है त्वचा में उपस्थित होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कैरोटीन नामक जो ये प्रोटीन है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? त्वचा में। त्वचा के अलावा दोस्तों ये कैरोटीन है और कहाँ पर पाया जाता है? तो त्वचा के अलावा दोस्तों अगर बात किया जाए, ये कैरोटीन है ये आपका बालों में, ठीक है, बालों में भी याद रखिए, बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो ये कैरोटीन है ये नाखून में भी पाया जाता है। ठीक है, नाखून और बालों में भी जो है ये अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों त्वचा क्या है दोस्तों? इससे भी रिलेटेड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे अगर बात किया जाए त्वचा, तो त्वचा ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये त्वचा हो जाएगा। ठीक है, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा किस प्रकार का ऊतक है? तो ये आपका संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, ये किस प्रकार का ऊतक है? ये एक तरह का संयोजी ऊतक है। और त्वचा का रंग किसके कारण काला या गोरा होता है? काला या गोरा कोई किसके वजह से होता है? तो त्वचा में दोस्तों ये मेलानिन के कारण। ठीक है, त्वचा में किसके कारण जो है कोई व्यक्ति काला या गोरा होता है? तो मेलानिन के कारण। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों रक्त दिया हुआ है, रक्त के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ जान लीजिए। तो यहाँ पर जो है रक्त भी किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? तो ये भी एक तरह का संयोजी ऊतक है। ठीक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त में जो है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? तो हीमोटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो रक्त का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, रक्त का निर्माण कहाँ पर? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। ये तो हो गया अडल्ट में, कोई अगर अडल्ट है उसमें ये जो रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। अगर जो है भ्रूण का जो है ये कहाँ पर इसका निर्माण होता है? तो भ्रूण में जो है रक्त का निर्माण आपका लीवर में होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए भ्रूण में ये कहाँ पर इसका निर्माण होता है, तो भ्रूण में जो है रक्त का निर्माण लीवर में होता है। उसके अलावा कुछ और छोटे से पॉइंट को याद रखिए। जैसे अगर पूछा जाए कि रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? रक्त का जो है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर में किस भाग को जो है रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये स्प्लीन या प्लीहा को। ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो है ब्लड का स्टोरेज होता है। उसके अलावा दोस्तों ये प्लीहा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है आरबीसी का कब्र का किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये आरबीसी का कब्रगाह भी प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट रक्त से रिलेटेड हैं और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्ना व रेडियस हड्डी शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो अल्ना और रेडियस नामक ये जो हड्डी है दोस्तों शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ये हाथ में पाया जाता है। ठीक है, आपका जो ये फिंगर है, फिंगर के बाद ये जो हड्डी गया है, तो यहाँ पर जो आपका पाया जाता है रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना नामक ये जो हड्डी है यहाँ ये हाथ के पास पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, रेडियस और अल्ना नामक जो है आपका हड्डी कहाँ पर? तो हाथ में। उसके अलावा यहाँ दोस्तों खोपड़ी में टोटल कितना हड्डी पाया जाता है? तो खोपड़ी में टोटल दोस्तों 29 हड्डी पाया जाता है। ठीक है, खोपड़ी में जो टोटल कितना हड्डी? तो 29, जिसमें आपका जैसे ये किसे किसे बटा हुआ? तो ये कपाल जो है, कपाल में टोटल कितना? 8 हड्डी पाया जाता है। उसके बाद आपका फेशियल बोन, ठीक है, फेशियल बोन आपका 14 होता है। उसके बाद ईयर बोन यानी कान की हड्डी 6 होते हैं दोनों तरफ मिला के। और उसके बाद एक हायोड बोन कहलाता है, ये आपका जबड़े के पास होता है, हायोड बोन 1 होता है। तो 14 6 20 और 8 28 और 1 29, तो ये खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये पैर वाला भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैर में आपका 2 तरह का हड्डी पाया जाता है। तो ये आपका नाम याद रखिए इसका, टीबिया। ठीक है, टीबिया और फेबुला। तो अगर पूछा जाए टीबिया और फेबुला नामक जो है ये कहाँ पर पाया जाता है?
टिबिया और फिबुला नामक जो हड्डी है कहाँ पर पाया जाता है, तो पैर की हड्डी। ये आपका जो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर टिबिया और फिबुला हड्डी पाया जाता है। उसके बाद ये आपका, उसके बाद ये तो यहाँ पर ये हो गया टिबिया फिबुला। उसके बाद यहाँ पर आपका ये नी होता है, और नी के बाद आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, तो नी के बाद आपका जो जांग का हड्डी उसे हम लोग फीमर कहते हैं। ठीक है, नी के बाद जो हड्डी पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, नी के बाद जो ऊपर वाला सबसे हड्डी होता है जिसे हम लोग जांग की हड्डी कहते हैं, जांग की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं। और ये फीमर दोस्तों हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी और सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी है। ठीक है, फीमर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी है। इसके अलावा दोस्तों अगर बोला जाए हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो मजबूत हड्डी जो है आपका जबड़े का हड्डी को कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीमर हो जाएगा। और सबसे सख्त मतलब कठोर जो हड्डी होता है ये जबड़े का हड्डी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ओम का दोस्तों 6 ओम का 3 रजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसे हम लोग किस तरह जोड़े कि ये जो इसका टोटल रजिस्टेंस बन जाए 9 ओम का। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन के अनुसार चेक कर लेते हैं। तो तीनों को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, तो अगर श्रेणी क्रम में अगर तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, ये आपका रजिस्टेंस है, इस तरह से ये श्रेणी क्रम में जोड़ाता है। अगर हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े R1 R2 और R3, तो ये 6 6 6, तो इसमें क्या होगा श्रेणी क्रम में, तो R सीरीज जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये 6 12 6 18, तो ये तो 9 नहीं आएगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन क्या है, तीनों को समानांतर में जोड़ा जाए, तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो ये समानांतर क्रम में कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो आर समानांतर का जो आर पैरेलल का वैल्यू होता है दोस्तों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। तो ये 6 6 6, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये 6/3 यानी 1/2। 1/2 जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 2 ओम हो जाएगा, यानी ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई दो को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, कोई दो को पैरेलल में जोड़ दिए और इस कनेक्शन को फिर ये इसका जो समतुल्य आएगा उसको सीरीज में जोड़ देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये 6 6 को अगर पैरेलल में जोड़े तो 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा आपका 2/6। 2/6 यानी 1/3। 1/3 का मतलब इसका इक्विवेलेंट ये 3 हो जाएगा। तो अब ये जब इक्विवेलेंट 3 हुआ तो इसको फिर हम 6 के साथ सीरीज में जोड़ देते, तो 3 और 6 9 हो जाएगा। यानी दो को हम पैरेलल में जोड़ेंगे और एक को सीरीज में जोड़ेंगे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दो को हम लोग किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में, और एक को श्रेणी में यानी सीरीज में जोड़ेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर जो है न्यूमेरिकल के लिए याद ध्यान में करके रखें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक सच्ची मछली यानी ट्रू फिश यहाँ पर कौन सा है, तो स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश या सी हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सच्चा मछली है या ट्रू फिश है, तो यहाँ पर कौन सा है हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा एक सच्ची मछली है। सच्ची मछली में क्या होना चाहिए दोस्तों, तो उसमें एक गलफड़ा होना चाहिए, यानी जो सांस होगा वो गिल्स के थ्रू लेगा। ठीक है, तो ये जो भी सच्ची मछली होती है उसमें गिल्स होना अनिवार्य है। तो ये जो सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा ये यहाँ पर सच्ची मछली है। तो ये जो मछलियों वाला दोस्तों एक बार आप इसको कहीं पर नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए स्टार फिश, तो स्टार फिश दोस्तों ये मछली नहीं है, ये किस संघ का प्राणी है, तो ये एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, स्टार फिश किस संघ का प्राणी है, तो ये आप लिख के याद रख लीजिए इसको, एकाइनोडर्मेटा। स्टार फिश किस संघ का प्राणी है, तो एकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। उसके बाद यहाँ पर है जेली फिश, ये भी आपका मछली का कैटेगरी में नहीं आता, ये आपका सिलेंट्रा संघ का प्राणी है। ठीक है, सिलेंटेट्रा संघ का प्राणी कौन है, जेली फिश है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हैग फिश नाम का कुछ नहीं है। उसके बाद याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन होंगे, झींगा मछली। ठीक है, झींगा मछली और एक आता है कटल फिश, ये भी याद रखिए, झींगा मछली और कटल फिश। तो ये दोनों किस संघ के प्राणी हैं दोस्तों, तो ये दोनों आपका ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, ये दोनों किस में आ जाएंगे, तो ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा, ये दोनों जो है ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं। ठीक है, कौन कौन, झींगा मछली और कटल फिश। ठीक है, तो ये याद रखिए, झींगा मछली और कटल फिश आपका कहाँ पर आ जाएगा, ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों कटल फिश नहीं, झींगा मछली और आपका जो हो जाएगा, झींगा मछली और आपका जो है सिल्वर फिश भी जो है, ये दोनों जो है किस में आ जाएगा, तो ऑर्थोपोडा में आ जाएगा। ठीक है,
झींगा मछली और सिल्वर फिश। इसके बाद याद रखिए कटल फिश। कटल फिश दोस्तों ये मोलस्का संघ में आता है, ठीक है। कटल फिश किस में आएगा, तो कटल फिश जो है ये मोलस्का संघ में आ जाएगा, मोलस्का संघ में, ठीक है। तो ये जो जितना फिश से रिलेटेड है ये सारे को आप एक जगह पॉइंट करके लिख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो आप लोग जरूर कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। तो ये जो जो एक्स्ट्रा नाम बताया है मैंने, जैसे यहाँ पर स्टार फिश किस में आ जाएगा, तो एकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा। जेली फिश किस में आ जाएगा, तो ये सिलेंट्रा संघ में आ जाएगा। उसके बाद झींगा मछली और सिल्वर फिश, ठीक है। झींगा मछली और सिल्वर फिश, झींगा मछली और सिल्वर फिश ये दोनों किस में आ जाएगा, तो ऑर्थोपोडा में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कटल फिश ये किस में आ जाएगा, तो ये मोलस्का संघ में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका हो गया कौन सा, सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा। उसके बाद याद रखिए आप एक डॉग फिश, ठीक है, डॉग फिश, ठीक है। सी हॉर्स, डॉग फिश और एक नाम याद रखिए गैबूसिया, सी हॉर्स, डॉग फिश और गैबूसिया। तो ये तीनों जो हैं ये आपका ट्रू मछली है, यानी सच्ची मछली आती हैं। तो ये नाम याद रखिए, सी हॉर्स, गैबूसिया और डॉग फिश, ये सारे किस में आते हैं, ट्रू फिश में आते हैं, ट्रू फिश के श्रेणी में आते हैं। और ये जो है इनका संघ कौन सा है, तो इनका संघ दोस्तों कार्डेटा, ठीक है, कार्डेटा संघ है। इनका संघ कौन सा है, तो कार्डेटा संघ है। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये सारे जो है सी हॉर्स हो गया, गैबूसिया हो गया, डॉग फिश हो गया, ये सारे ट्रू मछली कहलाते हैं और इनका जो संघ है ये आपका कार्डेटा संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ पर अनुपस्थित होता है, तो सीसा, मिट्टी, सीमेंट, ये सारे में तो ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ पोर्शन होता है। केरोसिन में दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होता, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, या जो आपका पेट्रोलियम का जब निष्कासन होता है तो वहाँ से प्राप्त होता है आपका केरोसिन, ठीक है। तो केरोसिन में जो है ऑक्सीजन तत्व जो है उपस्थित नहीं होता, ये हाइड्रोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था, तो आर्किमिडीज ने जब आर्किमिडीज सिद्धांत का खोज किया था उसके बाद किस चीज़ का निर्धारण किया गया था दोस्तों, तो इसके बाद जो है राजा के मुकुट की सोने की शुद्धता का निर्धारण किया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर जहाज की डिजाइन की अवधारणा, पनडुब्बी की डिजाइन की अवधारणा पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के खोज के बाद किस चीज़ का निर्धारित किया गया था, तो राजा के मुकुट की सोने की शुद्धता। बाकी आप लोगों को पता है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, कि जब किसी वस्तु को हम अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसे क्या है, नीचे की तरफ से एक फोर्स जो है काम करता है, और ये जो फोर्स है वस्तु के द्वारा विस्थापित बल के बराबर होता है, यानी जो वस्तु जितना पानी को विस्थापित कर रहा है उतना ही मात्रा में इसको इधर से ये फोर्स लग रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो फोर्स लगता है इसे हम लोग बियोंसी फोर्स कहते हैं, यानी उत्प्लवन बल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए। उसके बाद आर्किमिडीज सिद्धांत का कहाँ पर यूज होता है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का यूज हम लोग दोस्तों ये देख सकते हैं, हम लोग इसको जहाज में, हाइड्रोमीटर में भी करते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो हाइड्रोमीटर भी आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। जहाज जो है ये भी जो है दोस्तों आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। और जो आपका सबमरीन है ये भी आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग मादक पेय में किया जाता है, यानी शराब के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों एथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। एथेनॉल जिसको हम एथाइन अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। एथेनॉल का जो है नाम क्या है, एथाइल अल्कोहल। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला भी याद रखिए C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है, तो तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, लिथियम, ठीक है। तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सा है, लिथियम, Li का यूज कहाँ पर होता है, आप जो मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल बैटरी में ज़्यादातर किसका बैटरी लगा होता है, तो लिथियम बैटरी का लगा होता है। अगर बात किया जाए सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व दोस्तों ओस्मियम है, ठीक है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ओस्मियम है। तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए दोस्तों हम लोग गैबूसिया नामक मछली का यूज करते हैं। गैबूसिया क्या है, ये मछली है जो मच्छरों को जो है मच्छरों के लार्वा को पनपने नहीं देता, यानी उसका जो है ये खाने के रूप में यूज करता है गैबूसिया मच्छरों के लार्वा को। इसलिए मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए जो है जहाँ पर तालाब उलाब है वहाँ पर हम लोग गैबूसिया मछली को छोड़ देते हैं ताकि वो मच्छर के लार्वा को खा जाए, ठीक है। तो याद रखिए मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो गैबूसिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राप्त ध्वनि के अनुसार मानव कर्ण यानी मानव कान का किस भाग में कंपन होता है। जो भी ध्वनि हमको मिल रहा है तो कान पर जब ये पड़ता है तो कान पर जाने के बाद ये जो है कंपन किस भाग में होता है, कान के किस भाग में जो है ये ध्वनि कंपन करती है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो है ये कंपन होता है। सारा कंपन जो कहाँ पर होता है, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है। तो आंसू गैस के रूप में किसका यूज किया जाता है, NH3 का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम होता है। तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों कितने प्रतिशत क्रोमियम मिलाया जाता है, तो ये 15% क्रोमियम मिलाया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा कितना होता है, तो 15% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। तो कौन सी प्रक्रिया के कारण जो है मिट्टी के घड़ा में जो है पानी ठंडा रहता है, तो इसे हम लोग कौन सी प्रक्रिया के कारण, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो कौन से विटामिन को हम लोग जो है एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ये विटामिन D2 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एग्रोकैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन D2 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से किस भाग में मानव हार्मोन इंसुलिन का जो है उत्पादन होता है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन ये कहाँ से होता है, तो अग्नाशय यानी पेनक्रियास से। बीटा जो सेल होता है आपका, बीटा कोशिका, वहाँ से जो है इंसुलिन का स्रवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिटनेस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस रोग दोस्तों ये किसके वजह से होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया के वजह से होने वाला रोग है, और इसे हम लोग लॉकजा या धनुष टंकार के नाम से जानते हैं। ये दोनों हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सी और डी दोनों। टिटनेस रोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लॉकजा या धनुष टंकार के नाम से जानते हैं। और टिटनेस किसके वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और ये टिटैनी नामक इसका जो है बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, टिटैनी नामक बैक्टीरिया से ये टिटनेस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ट्यूमर का पता लगाने में किस आइसोटोप का यूज किया जाता है, तो आर्सेनिक 74, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, किस रेडियो आइसोटोप का यूज जो है ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है, तो आर्सेनिक 74। और कोबाल्ट 16 का यूज कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, तो ये कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ पर, कैंसर के उपचार में। कार्बन 14 का यूज दोस्तों, तो ये जीवाश्म के जो है आयु पता करने में कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है, या कार्बन 14 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम निम्न में से क्या है। तो मशरूम क्या है दोस्तों, तो मशरूम एक तरह का कवक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए जो हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं, तो भोजन में मंड यानी स्टार्च का जो है उपस्थिति का पता करने के लिए हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च। ठीक है, तो भोजन में जो है स्टार्च या मंड की उपस्थिति का पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आयोडीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोकल लंबाई 1 मीटर वाले एक लेंस की पावर क्या होगी। तो लेंस का जो पावर है दोस्तों, लेंस का जो क्षमता है उसमें हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो डायप्टर में। और डायप्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डायप्टर इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, 1/f। और ये जो f यहाँ पर लेते हैं किस में लेंगे, तो मीटर में लेंगे। ठीक है, 1/f इसका, और f का जो फोकल लेंथ है वो किस में चलेगा, मीटर में चलेगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ फोकल लेंथ का लंबाई कितना दिया, 1 दिया, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 डायप्टर का हो जाएगा। तो फोकल लंबाई 1 मीटर वाले लेंस की पावर क्या होगी, तो 1 डायप्टर की होगी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों ये हमारा 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप लोग बताएं कि आप लोगों का 20 में कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुआ, और आप लोगों ने टोटल मार्क्स कितने जो है प्राप्त किए हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।